गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने रिसेंटली मुद्दा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और उसी को लेकर के आज डिस्कशन करने वाले हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पे कैसे किसी मेंबर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो एक्चुअली ये मुद्दा अपने करंट में है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक ड्राफ्ट बिल इश्यू किया है ना, एक ड्राफ्ट बिल बनाया है जिसमें कि जो अपना अर्लियर एग्जिस्टिंग लॉज है उसके रिपील होने की बात की गई और एक न्यू उसको रिप्लेस करते हुए न्यू लॉज बनाने की बात की जाती है। कुछ प्रोविजंस हैं है ना, अकॉर्डिंगली नए लॉज बनेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पे डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के। ऑब्वियस है, नॉर्मल सी बात है कि उसके अंदर में कुछ नए प्रोविजंस जुड़ेंगे और जो कुछ प्रोविजंस हैं उसको समझना जरूरी है कि आखिर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। यानी कि हम क्या देख पाते हैं कि जो सेंट्रल थीम है इस न्यूज का या फिर जो टॉपिक है तो वो दैट रिवॉल्व्स अराउंड कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं ओओपी, है ना। तो ओओपी का जो सिग्निफिकेंस है ना, आज की अभी डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ 20-25 मिनट के इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा ही टॉपिक समझ में आ जाएगा और जो भी हैं चीजें सिविल सर्विस मेन से रिलेटेड या फिर प्रीलिम से रिलेटेड जो भी सारी इंटर रिलेटेड चीजें हैं करंट को लिंक करके या फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे सबको आसानी से समझिए आज के इस छोटे से वीडियो में। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पे डिस्क्वालीफाई करना किसी भी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और उसी के रिलेटेड सारे मुद्दे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले जो अपने पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे देखिए आपने देखा होगा कि क्वालिफिकेशन मैटर्स है ना, क्वालिफिकेशन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बनने के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। तो क्वालिफिकेशन मैटर हैज बीन इंश्योर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 84 का देखा होगा आपने, उसी टाइप से अगर कोई मेंबर है ना इलेक्टेड मेंबर है तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, यानी कि उसके डिस्क्वालिफिकेशन मैटर को, है ना। तो यहाँ पे देखिए वापस आते हैं क्वालिफिकेशन मैटर को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में तो प्रिस्क्राइब किया गया है। अदरवाइज क्या है, एक पार्लियामेंट का लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके भी अंदर में क्वालिफिकेशन मैटर को डाला गया है। यानी कि जब आर्टिकल 84 को देखेंगे तो उसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, एज से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड एंड अदरवाइज तीसरा प्रोविजन भी दिया गया है कि एज एनी अदर क्वालिटी एज पजेस्ड बाय पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट को जैसा जो फिट लगेगा वो क्वालिफिकेशन मैटर को रख सकता है एक लॉज के अंदर में। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने एक लॉ बना लिया, उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, यानी कि क्वालिफिकेशन मैटर को यहाँ पे भी रखा गया, जिसमें कि आप नॉर्मल सी बात है ना, जानते होंगे कि कोई भी कैंडिडेट है ना, जो भी इलेक्टेड होंगे या कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, एक वो उनका नाम एज ए रजिस्टर्ड वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी होना चाहिए। और जो भी है, चाहे अरेस्टेड का मामला हो या फिर डिटेन का मामला हो, उन सबको क्या कुछ राइट्स दिया गया है कॉन्टेस्ट राइट रिगार्डिंग राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, है ना। आप जानते होंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये चीज डिक्लेयर किया गया था कि वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन को लेकर के, अरेस्टेड हो या फिर डिटेन्ड हो, है ना। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन मैटर। तो डिस्क्वालिफिकेशन मैटर को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाइकवाइज, यानी कि क्वालिफिकेशन का देखा, डिस्क्वालिफिकेशन मैटर को भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में रखा गया है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहाँ कहाँ पे रखा गया है। तो डिस्क्वालिफिकेशन किसके लिए, जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एज वेल एज मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आपने देखा होगा कि इन 6 स्टेट्स वी हैव, जो स्टेट लेजिस्लेचर का कंपोजिशन है आर्टिकल 168 के अंदर में 6 स्टेट को बाइकैमरल नेचर का बोला गया, यानी कि देयर आर प्रेजेंस ऑफ 2 हाउसेस इन दैट स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर के साथ, है ना। तो वो 6 स्टेट्स में आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश का नाम है, बिहार का नाम है ना, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, है ना। ये 6 स्टेट्स जो हैं, उत्तर प्रदेश ऑब्वियस है, उत्तर प्रदेश भी उस लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं एमएलए, दैट स्टैंड्स फॉर एमएलए, एंड उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं जिनको हम लोग फेमसली एमएलसी भी बोलते हैं। तो यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें एमएलए और एमएलसी दोनों को ही इंक्लूड करते हुए, तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन मैटर से रिलेटेड क्या कुछ प्रोविजंस अपने पास है।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या प्रोविजंस हैं। देखा होगा आपने आर्टिकल 102 है ना, आर्टिकल 102 का क्लाउज 1 एंड आर्टिकल 191 का क्लाउज 1 है ना। यहां पे वापस देखिएगा, आर्टिकल 102 क्लाउज 1 किसके डिस्क्वालिफिकेशन मैटर की बात करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। आर्टिकल 191 क्लाउज 1 किसके डिस्क्वालिफिकेशन मैटर की बात करता है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की। ऑब्वियस है, क्लियर है। यहां पे देखिएगा इन दोनों को ही कंबाइंडली करके बोलते हैं कि इन दोनों ही प्रोविजंस में आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 के अंदर में देयर आर 5 प्रोविजंस, 5 ग्राउंड्स ऑन विच बेसिस ए सिटिंग मेंबर में बी डिस्क्वालिफाइड, है ना। क्लियर है यहां तक। आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191 के अंदर में अपने पास इन दोनों के, है ना, क्लाउज 1 एंड आर्टिकल 191 के क्लाउज 1 के अंदर में वी हैव 5 प्रोविजन, जिसके आधार पे ये बोला जा सकता है कि कोई भी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो, उनका डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। इन 5 प्रोविजंस को उनके सब क्लाउज के आधार पर समझ सकते हैं। यानी आर्टिकल 102 क्लाउज 1 का सब क्लाउज ए, बी, सी, डी एंड ई। क्लियर है। उसी तरह से आर्टिकल 191 जो कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता की बात करता है, अपने क्लाउज 1 में वहां पे भी सब क्लाउज यानी कि उसके 5 उपखंड है, सब क्लाउज ए, सब क्लाउज बी, सी, डी एंड ई। लाइकवाइज हम लोग देखते हैं कि ये जो सब क्लाउज ए की बात कर रहे हैं दोनों ही आर्टिकल में, ये ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि आर्टिकल 102 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए ये बात करता है क्या कि किसी भी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाइकवाइज जो क्लाउज बी है अनसाउंड माइंड को लेकर के, टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बैंकरप्सी यानी दिवालिया वगैरह का, और यहां पे वापस इस पे जोर डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं इसको। दोनों ही प्रोविजन दोनों ही आर्टिकल के अंदर में जो कि एट वेरियस लेवल एक्ट करता है, यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे, ये फिर से पावर दे देता है, इंपावर्स पार्लियामेंट। किसको पावर दे रहा है, पार्लियामेंट को इंपावर कर दे रहा है टू मेक लॉज और सच प्रोविजंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन। वापस बोल रहा हूं, आर्टिकल 102 क्लाउज 1 और आर्टिकल 191 क्लाउज 1 के सब क्लाउज ई को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने फिर से वापस उसी लॉज के अंदर में, उसी लॉ के अंदर में डिस्क्वालिफिकेशन मैटर को रख दिया। कौन सा लॉ था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। समझ गए बात को। यानी कि आरपीए 1951 को नटशेल वे में हम ये बोल सकते हैं ना क्या कि ये वो लॉ है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें क्वालिफिकेशन मैटर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एज वेल एज disqualification matter relating to remove that member from holding member of parliament position seat, member of parliament seat और member of state legislature seat। क्लियर है यहां तक। तो देखिए अभी ये मुद्दा न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक ड्राफ्ट बिल इश्यू किया है जिसमें कि जो अपना एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन का जो ग्राउंड किया गया है, उसमें जो पार्लियामेंट ने आरपीए का प्रोविजंस तो आपने देखा है ना। इसके अलावा एक और लॉज की बात करते हैं, उसका नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेंशन, शॉर्ट लिख रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। क्लियर है ना। आरपीए को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। वापस बोल रहा हूं, अपने पास प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, वो ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। इस लॉ को अभी तक टोटल 5 बार अमेंड किया गया है। अमेंडमेंट कब कब करते हैं, 1960 में कर रहे हैं, 1992 में कर दे रहे हैं, अगले साल ही जस्ट अमेंडमेंट होता है 1993 में, 2006 के अंदर में अमेंडमेंट होता है एंड देन 2013 में अमेंडमेंट किया जाता है। एक्चुअली क्या है क्या कि इस लॉ की जो खासियत है, सिग्निफिकेंस ये बतलाता है क्या कि दिस लॉ इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना। यानी कि इस लॉ में यही बतलाया गया है कि कौन सा पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एग्जेम्प्टेड है। यानी कि इस लॉ को अमेंड किया गया है सेवरल टाइम्स ये ईयर में, और उसमें अमेंडमेंट करके उस एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को मेंशन कर दिया गया है कि कोई भी मेंबर
अगर इस पोस्ट को होल्ड करते हैं तो दे शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो वापस बात आ जाती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आखिर में है क्या, या फिर इससे रिलेटेड क्या कुछ डेफिनेशंस वगैरह कहीं पे दिए गए हैं, या कुछ एक्सप्लिसिट डेफिनेशन है, कुछ भी ऐसा जो हमें बतला पाए कि आखिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या, और इसके आधार पे हम कैसे किसी भी मेंबर को, सिटिंग मेंबर को, एग्जिस्टिंग मेंबर को कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं टू होल्ड देयर पोजीशन, है ना, टू होल्ड देयर सीट्स, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो, अलग अलग प्रोविजन से। तो वापस आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि आखिर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, उसको हमें नटशेल में समझने की जरूरत है। इट्स ए पोजीशन, वापस मैं समझा रहा हूं, इट्स ए पोजीशन बाय द वर्च्यू ऑफ विच दिस पोस्ट हैज कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेटिव एक्शन, दिस पोस्ट हैज कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस एग्जीक्यूटिव एक्शन, एज वेल एज दिस पोस्ट हैज पोटेंशियल और कैपेसिटी टू गेन फाइनेंस, है ना, फाइनेंशियल गेन की कैपेसिटी हो इस पोजीशन को, यानी कि इस पोस्ट को होल्ड किए हुए है, इस पोजीशन पे कोई मेंबर सीटेड है तो इसकी वजह से उसकी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, इसकी वजह से उसकी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, या फिर उस पर्सन को कोई फाइनेंशियल गेन मिल सकता है ना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो टू मेंटेन द नॉर्म्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, कोर्ट के ही इंटरप्रिटेशन पे सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल इंटरप्रेटर है इस चीज का, यानी कि डिसीजंस रेस्टिंग या रिलेटिंग टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विल कंप्लीटली रेस्ट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोर्ट ही बतला पाता है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही बतला पाता है क्या कि कौन सा पोजीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में आएगा या फिर नहीं आएगा। मतलब कोर्ट का वो सर्वमान्य होगा, एपेक्स बॉडी, रेगुलेशंस जो हम बात करते हैं, नियम कानून की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही बतलाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। अब तक चीजें ऐसे चल रही थी, बट क्या कुछ होने वाला है इस लॉज के आने के बाद। एक्चुअली हम वापस इसकी बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, वापस मैं आपको समझा देना चाह रहा हूं क्या कि ये इस लॉ की खासियत है क्या कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डेफिनेशन को कहीं कुछ भी नहीं बतला रहा है, रेदर ये लॉ जो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन के बाद, जुडिशियल डिसीजंस के बाद अगर कुछ क्लियर कर दिया जाता है कि ये ऑफिस, पर्टिकुलर पोजीशन या पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में कवर नहीं होता है, तो इस लॉ को अमेंड करके उस पोस्ट को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस तो सिंपल वे में समझ में आ गया, और इसीलिए हम लोग 2013 जो लास्ट अमेंडमेंट था, आपको ध्यान होगा 2013 में दिल्ली गवर्नमेंट का ये इश्यू था, एक पोस्ट थी पार्लियामेंट सेक्रेटरीज, है ना, पार्लियामेंट सेक्रेटरीज, कुछ मेंबर्स को, मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट सेक्रेटरीज बना दिया गया था, एंड अपोजिशन के इंटरफेरेंस के बाद अपोजिशन ने केस फाइल कर दिया कि दीज मेंबर्स शुड बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बट कोर्ट के जजमेंट के बाद ये बोल दिया गया कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एग्जेम्प्टेड में। तो लाइकवाइज दिस लॉ वाज अमेंडेड इन द ईयर 2013 टू इंक्लूड द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, और दैट वाज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, है ना, तो उसको अमेंड करके ये लिख दिया गया। तो क्लियर है। अब यही बोला जा रहा है कि इसी लॉ को रिपील करके एक नए लॉज को बनाया जाएगा रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन मैटर ड्यू टू होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये 2024 ये जो अभी जस्ट आया हुआ है मुद्दा उसी के रिलेटेड है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि समझ में ये चीज आ गया होगा कि नटशेल वे में इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आखिर है क्या, इसके आधार पे अब हम लोग देखते हैं क्या कुछ पैरामीटर्स हैं कोर्ट के द्वारा क्या यूज किया जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पे किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। तो देखिए कहीं कुछ भी एक्सप्लिसिट डेफिनेशन नहीं है सिवाय आर्टिकल 102, आर्टिकल 191, है ना, इन दोनों के क्लाउज 1 सब क्लाउज ए, है ना, इनमें किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बतलाया गया है। एक अपने पास लॉ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, यहां पे क्या है सबका क्लियर कट सिग्निफिकेंस रखिएगा, ये क्या है, ये क्या है ना, सारी चीजों को। वापस एक और भी लॉ है जिसके आधार पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यहां पे भी इसको भी हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल के लिए इसको साइड में रखिए। अभी वापस आ जाते हैं। देखिए क्या है ना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा हुआ मुद्दा बहुत पॉलिटिकली यूज होता है। दैट्स वाई जो 16th लोकसभा थी ना, उसी समय एक ज्वाइंट
कमिटी बना दी गई ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसको हमने बोला ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दैट वाज हेडेड बाय देन मिनिस्टर कलराज मिश्र, है ना। कलराज मिश्र साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दिया, एक ज्वाइंट कमेटी बना दी गई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। और ये जो चेंजेस लाए जा रहे हैं इसी ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ने जो रिपोर्ट दिया है ना, ये उन्हीं पे बेस्ड होगा, उसी कमेटी के रिपोर्ट पे, ये मतलब उन्हीं के रिकमेंडेशंस पे ये जो कुछ चेंजेस होने वाले हैं वो किए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया कि आखिर गवर्नमेंट अभी क्यों ऐसा करना चाह रही है। वापस आते हैं क्या कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए, तो यानी कि 1964 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक प्रिंसिपल्स यानी टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्टुलेट किया, है ना, टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके आधार पे यानी कि टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस 1964 ईयर की बात रेफर कर रहा हूं। यहां पे 5 प्रोविजंस या 5 प्रिंसिपल्स बतलाए गए, जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये डिसाइड करती है कि कौन सा पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये 5 प्रिंसिपल्स को टेस्ट किया जाता है। इस 5 प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी होती है व्हाइल वैलिडेटिंग दैट वेदर पर्टिकुलर पोजीशन, है ना, कॉल्स फॉर कि दैट इज कवर्ड अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट। अगर वो होता है तो आर्टिकल 102 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो एप्लीकेबल है, एंड आर्टिकल 191 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए जो कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एप्लीकेबल है, ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये चीजें हो गई। तो इसके अंदर में क्या क्या बातें कवर होगी 5 प्रिंसिपल्स में, 5 प्रोविजन जो है, यानी कि उस पोजीशन का अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है ना, उस पोजीशन के लिए, उस पोस्ट के लिए रिमूवल अथॉरिटी कौन है, उस पोजीशन पे, उस पोस्ट पे रहते हुए फाइनेंशियल गेन क्या होगा, जो उसका रिम्यूनरेशन है वो कौन डिटरमाइन करता है ना, ये सारी चीजें, उस पोजीशन के साथ क्या पावर एसोसिएटेड है, कौन सा पावर, किस टाइप का पावर, यानी कि ये 5 प्रिंसिपल्स के आधार पे जो कि टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट के थ्रू दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में वैलिडेट किया जाता है कि कौन सा पोजीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में कवर होगा या फिर नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिए, अपने पास जो आर्टिकल 102 है, आर्टिकल 102 एज वेल एज आर्टिकल 191 है ना, दोनों का ही आप यूज समझ पा रहे होंगे। इसके अंदर में दोनों ही क्लाउज 1 के अंदर में एक पोस्ट है जिसको कि एग्जेम्प्टेड किया गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। तो वहां पे क्लियर कट मेंशन किया गया है, कोई भी मिनिस्टर, चाहे ए मिनिस्टर अंडर यूनियन और स्टेट, दोनों ही ग्राउंड पे, दोनों ही लेवल पे अगर कोई मिनिस्टर है, यूनियन लेवल का मिनिस्टर हो या फिर स्टेट लेवल का मिनिस्टर हो, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर रहा है ना। इस बात को मैं वापस बोल दे रहा हूं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 के दोनों ही के क्लाउज 1 के अंदर में खुद ही इस बात को मेंशन कर दिया गया है, इफ ए सिटिंग मेंबर, है ना, इज होल्डिंग ए पर्टिकुलर मिनिस्ट्रियल पोस्ट अंडर यूनियन और स्टेट, तो दैट मेंबर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और उसके आधार पे उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। क्लियर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंशन किए हुए। इसके अलावा भी है सेवरल लॉज में आपने देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, तो ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रिलेटेड प्रोविजंस हैं। क्या कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और क्या कुछ प्रोविजंस पार्लियामेंट्री लॉज के थ्रू एप्लीकेबल बनाया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन मैटर अपने पास कहां पे है और क्या चीजें कुछ निकल के आ रही है। यानी कि वापस बोल रहा हूं, डिस्क्वालिफिकेशन मैटर रिलेटिंग टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। आपने देखा होगा, यानी कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आपने आर्टिकल 102 क्लाउज 1 सब क्लाउज A-E देखा, है ना, किसके लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और वहीं पे आर्टिकल 102 क्लाउज 1 सब क्लाउज A-E मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। और इसी क्लाउज ए में ये जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करता है दोनों जगह पे, और अलग अलग प्रोविजंस ABCD जो ई में आपने देखा, और दोनों ही यानी कि क्लाउज ई को सब क्लाउज ई को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने एक लॉ बना लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्लियर है, तो यानी कि इसके अंदर में भी सेवरल प्रोविजंस होंगे जिसके आधार पे ये बोला जा सकता है कि
हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने के एवज में उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग चलते हैं 2021, है ना, जहां पे की बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड इश्यूड नोटिस टू देन गवर्नर ऑफ झारखंड। इसी स्टेट की बात कर रहे हैं। यहाँ के गवर्नर को 2021 में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिस इश्यू किया गया कि आप यहाँ के जो देन सीएम थे और अभी भी वही है हेमंत सोरेन जी, ऐसे आपको प्रोहिबिट किया जाता है कि आप पॉलिटिकल पर्सन का नाम, पॉलिटिकल पार्टी का नाम अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज नहीं करेंगे। तो उसी नॉर्म्स को फॉलो करना है, बट यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत है। दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग देयर नेम। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है वो भी मैंने बता दिया। बायसनेस के चांसेस होते हैं और फिर ये अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ यूपीएससी है या फिर जो सिविल सर्विस के नॉर्म्स हैं। तो यानी कि झारखंड के गवर्नर को, अब ये भी बात करेंगे कि गवर्नर को ही क्यों या फिर कब किस केस में कौन डिसाइडिंग अथॉरिटी हो जाते हैं टू डिसाइड द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफरेंट केसेस। ठीक है, अभी उसको थोड़ी देर के बाद करते हैं। बट स्टोरी में क्या देखा आपने कि झारखंड के गवर्नर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिस इश्यू किया जाता है टू डिस्क्वालीफाई देन चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी। ओके, तो ये आरोप क्या लगते हैं, क्या ब्लेम था उनके ऊपर में? एक्चुअली ब्लेम ये लगाया गया था कि हेमंत सोरेन जी सीएम होते हुए उन्होंने क्या किया, ब्लेम की बात कर रहा हूं, ये ब्लेम था उनके ऊपर में कि उन्होंने खुद को ही माइनिंग लीज अलॉट कर लिया। ओके, वापस आते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के क्या कुछ डेफिनेशन वगैरह है। सुप्रीम कोर्ट का आपने इंटरप्रिटेशन देखा, सुप्रीम कोर्ट का व्यूज देखा, और एक जनरल डेफिनेशन जो इन सब के बाद निकल के आती है वो ये है क्या कि इट्स ए पोजीशन बाय वर्च्यू ऑफ विच दैट पोस्ट हैज कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेटिव एक्शन, दैट पोस्ट हैज कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस एग्जीक्यूटिव एक्शंस एज वेल एज दैट पोस्ट हैज कैपेसिटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल गेन। यानी कि किसी भी तरह का वित्तीय लाभ या फिर अन्य लाभ जो कि इमैटेरियल भी हो सकता है, वो सब कुछ इंक्लूड करता है। तो हेमंत सोरेन जी पे क्या आरोप लगा कि वो सीएम पोस्ट पे रहते हुए खुद को ही माइनिंग लीज एलोकेट किया, यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन्फ्लुएंस हुए ना उनके, और फाइनेंशियल गेन की भी बात की जा रही है। तो एग्जीक्यूटिव, तो यहां पे उन्होंने क्या किया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर। दैट्स व्हाई जो चार्जेस फ्रेम हुए थे, चूंकि स्टेट की बात थी, यहां पे करेक्शन कर लीजिए 191 है ना स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब जो न्यूज में था कि आर्टिकल 191 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए को यूज करके और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के प्रोविजंस को यूज करते हुए उनके ऊपर में ये ब्लेम लगाया गया। तो यहां तक तो क्लियर है मामला। अब आ जाते हैं आरपीए के अंदर में क्या कुछ प्रोविजंस, जैसे आपने सुना होगा राहुल गांधी जी के भी बारे में डिस्क्वालिफिकेशन मैटर था, वो आरपीए के अंदर से निकल के बात आ रही थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को यूज करके उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, जहां पे ये प्रोविजंस था कि उनका अगर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ स्टेट, ध्यान रखिएगा दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और एप्लीकेबिलिटी ग्राउंड में या प्रोविजंस में ये सारी बातें होती है। उसमें से कुछ को मैं रेफर कर रहा हूं। इफ ए सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज कन्विक्टेड फॉर 2 और मोर ईयर्स, अगर उनकी कैद या गिरफ्तारी 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए हो जाती है तो उनको उस सिटिंग मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब बात निकल के आती है कि कितने टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो आंसर इज कि 6 ईयर के लिए, है ना। जैसे राहुल गांधी जी के बारे में बोला जा रहा था कि नेक्स्ट इलेक्शन वो 8 साल के बाद ही लड़ पाएंगे, है ना। तो दैट्स व्हाई आपको ध्यान होगा। तो द डिसीजन वाज हेल्ड बाय गुजरात, मतलब सूरत सेशन कोर्ट, फर्दर इट वाज चैलेंज्ड इन गुजरात हाई कोर्ट, जो कि उन्होंने उस लोकल कोर्ट सूरत सेशन कोर्ट के ही जजमेंट को अपील किया। फर्दर सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजंस को नलीफाई कर दिया गया और राहुल गांधी जी की सजा खत्म कर दी गई। दैट्स व्हाई उन्होंने वापस रिज्यूम कर लिया था। ठीक है, बट जो चीजें हमें सिखा के गई पॉलिटी एंड गवर्नेंस के रिगार्डिंग वो था क्या कि इश्यूज, है ना, प्रोविजंस। तो राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन कौन से मैटर पे हुआ था, आरपीए के प्रोविजंस पे हुआ था, ना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने के मैटर पे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं हेमंत सोरेन जी के ऊपर में जो चार्जेस लगे हुए थे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करना। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, आर्टिकल 191 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए, और चूंकि अभी वापस मैं आ रहा हूं इस पे, और आरपीए का भी प्रोविजंस को हाईलाइट किया गया। आरपीए के प्रोविजंस में कन्विक्शन फॉर 2 और मोर ईयर्स आपने देखा। लाइकवाइज अगर वहां पे ये भी प्रोविजंस है कि अगर किसी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
या स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर में करप्ट प्रैक्टिस का चार्ज लगता है, यानी कि ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिस देयर इज प्रोविजन टू डिस्क्वालीफाई ए मेंबर। कहां पे वो है? आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। समझ गए बात को? करप्ट प्रैक्टिस का हो, कन्विक्शन फॉर 2 और मोर ईयर्स हो, सोशल एनमिटी के आधार पे, है ना, या फिर गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे कि गवर्नमेंट का है कंट्रीब्यूशन है और उस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 25% हो, स्टेट गवर्नमेंट का एटलीस्ट 25% हो, और उस सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट, तो ये भी ग्राउंड बन सकता है। या फिर वहां पे फाइनेंशियल गेन मिल रहा हो उस सिटिंग मेंबर को, तो फाइनेंशियल गेन की बात आरपीए के अंदर में भी बात की जा रही है ना। तो दैट्स व्हाई हेमंत सोरेन जी के ऊपर में जो आरोप लगे थे इस प्रोविजंस को यूज करके, एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसको कि हिंदी में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बोला जाता है, उसके अंदर में बहुत सारे प्रोविजन है जिसके आधार पे किसी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उन बहुत सारे प्रोविजंस के अंदर में एक प्रोविजंस फाइनेंशियल गेन का भी है कि फाइनेंशियल गेन के आधार पे उसको आरपीए के चार्जेस के थ्रू डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए, माइनिंग लीज खुद को अलॉट करना, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सीएम के पोस्ट पे रहते हुए ये चीज है ना, या फिर आरपीए के ही अंदर में, यानी दोनों ही चीजों को वहां पे हाईलाइट किया गया था। और उनके आधार पे यहाँ के गवर्नर को ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिस इश्यू कर देना कि आप इनको, चूंकि सीएम के रहते इन्होंने खुद को माइनिंग लीज एलोकेट किया, ब्लेम लगाया गया, सर चार्जेस फ्रेम हुए ऐसे, बट कुछ प्रोसीडिंग्स नहीं हुई एंड दिस वाज फाउंड फॉल्स। आगे देखा आपने कि गवर्नमेंट भी कंटिन्यू कर गई थी 2021 के बाद। आपने देखा चार्जेस की बात कर रहे थे 2021 में, बट इलेक्शन वाज हेल्ड इन दिस ईयर, है ना, इटसेल्फ, और फिर से वापस उनकी गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये तो खैर अलग बात है, बट आपने देखा कि क्या है, ऑफिस ऑफ ग्राउंड के आधार पर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ही पास पूरा का पूरा डिसीजन रेस्ट करता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पर। और सुप्रीम कोर्ट किसको, कौन से प्रिंसिपल्स को रेफर करता है? वही जो टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1964 के अंदर में जो 5 प्रोविजन है, उसी को यूज करके सुप्रीम कोर्ट ये बतला पाता है कि कौन सा पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा या फिर नहीं कवर होगा, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन मैटर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आपने देखा है ना, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर में एक और प्रोविजन हो गया आपका जो शेड्यूल 10 है, 10th शेड्यूल, या प्रोनाउंसिएशन की बात है, आप जो भी यूज करना चाहें, 10th शेड्यूल के भी अंदर में आपको ध्यान होना चाहिए कि अपने पास जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ तो एट दैट टाइम वी हैड 8 शेड्यूल्स, है ना। 9th शेड्यूल दैट वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इटसेल्फ, 1951 की बात कर रहे हैं। उसके बाद 10th शेड्यूल की बारी आती है। 10th शेड्यूल जो है वो कौन से प्रोविजंस के थ्रू ऐड हुआ था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन, शॉर्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। यानी कि एक जो पॉलिटिकल रिजिम जब चेंज होता है, बात कर रहा हूं मैं 1967 के पहले और 1967 के बाद, तो यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का मर्जिंग, ब्रेकिंग, ये सब कॉमन सी बात हो जाएगी जब अपने कंट्री के अंदर में पॉलिटिकल सिस्टम का सिनेरियो चेंज होने वाला था। और ये बेंचमार्क ईयर 1967 को रेफर किया जाता है, इन द सेंस कि अब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का इमरजेंस हुआ, यानी कि इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं 1967 को बेंचमार्क ईयर के तौर पे, और वो है आपका रेफरेंस कि इमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी कल्चर इन द कंट्री। तो दैट्स व्हाई मर्जिंग होगा, है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ जाना, मर्जिंग, किसी पॉलिटिकल पार्टी से निकलना, यानी कि ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग एंड मर्जिंग इन पॉलिटिकल पार्टी इनटू पॉलिटिकल पार्टी, ये सब कॉमन सी बात हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई इसका भी एक सिग्निफिकेंस बनता है कि क्यों ये आया। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने क्या किया, चूंकि पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करता है, तो 10th शेड्यूल को अकॉर्डिंगली ऐड कर दिया जाता है, जिसमें कि ये देखा गया कि डिफेक्शन के आधार पे डिस्क्वालीफाई किया जाना है। और डिफेक्शन सिंपली क्या हो जाता है, यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से ब्रेक होके किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाना, यानी कि ये जो ब्रेकिंग एंड मर्जिंग इनटू एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्शन, और हिंदी में इसको बोलते हैं दल बदल। तो आपने देखा कि ये डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को डाइल्यूट करता है। तो दैट्स व्हाई इस प्रैक्टिस को चेक करना जरूरी था, और पार्लियामेंटेरियंस ने क्या किया, 10th शेड्यूल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में खुद ही ऐड कर दिया जाता है, और जिसके आधार पे यानी कि क्या बोल सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन। डिस्क्वालिफिकेशन शॉर्ट लिख रहे हैं, ड्यू टू डिफेक्शन। क्या है डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, यानी कि एक तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हो गया, दूसरा यानी इसको हटाते हैं, दूसरा प्रोविजंस
अपने पास आरपीए का भी आ जाता है, आरपीए 1951 का प्रोविजन यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि कहां क्यों एक्सरसाइज कर रहा है पार्लियामेंट, जो कि क्लाउज ई सब क्लाउज ई खुद ही इंपावर कर दे रहा है पार्लियामेंट को। तो यहां से मैं हटा दे रहा हूं। आरपीए 1951 के अंदर में सेवरल प्रोविजंस हैं जिसके आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है किसी भी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का। क्लियर है यहां तक सारी बातें? यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन मैटर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां पे देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में खुद ही 10th शेड्यूल है, और इसको तो मैंने फ्रेगमेंटेशन करने के लिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या कुछ एप्लीकेबल है और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्या कुछ एप्लीकेबल है, दोनों ही चीजें। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर में डिस्क्वालिफिकेशन मैटर क्या कुछ एप्लीकेबल है, यानी कि इन सब के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ मुद्दा जो है 10th शेड्यूल वाला, वापस इसको मैं रेक्टेंगल से यानी कि अलग पेन से ही मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू 10th शेड्यूल, वापस बोल रहा हूं, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी कि जिस भी हाउस को वो बिलोंग करता है मेंबर, जिस भी हाउस को वो जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, जिस भी हाउस से है, उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन मैटर जो कि 10th शेड्यूल के अंदर में दिया गया है, किसकी वजह से, डिफेक्शन की वजह से, वो किसके द्वारा डिसाइडेड होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा डिसाइडेड होता है। बाकी अदर केसेस में चाहे वो आर्टिकल 102 क्लाउज 1 के अंदर में हो या फिर आरपीए 1951 के अंदर में हो, सब ध्यान में रखिएगा। अगर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के गिवन प्रोविजंस आर्टिकल 191 और जो आरपीए के अंदर में है तो वो दोनों ही लेवल के मेंबर के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि पार्लियामेंट के लिए भी और स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर के लिए एप्लीकेबल होता है। दोनों ही प्रोविजंस यहीं पे, दोनों के लिए ही प्रोविजंस इसके अंदर में प्रोवाइडेड है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंक्लूजन इसमें नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस बन जाते हैं पीटी के आसानी से। तो 10th शेड्यूल के अंदर में जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा प्रिजाइडेड ऑफिसर डन करेंगे उसको। बाकी अदर केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर को कौन देखेंगे, रेस्पेक्टिवली प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी यूनियन लेवल के यूनियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात होगी तो कौन देखेंगे, कौन डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट। और अगर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी तो कौन डिसाइड करेंगे, गवर्नर। तो यही कुछ मुद्दा था अपने पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, आसानी से नहीं समझ में आता है ये टॉपिक, बट करंट का है, क्वेश्चंस भी बन जाएंगे पीटी में और मेंस के क्वेश्चंस बनेंगे कि कैसे क्या कुछ हो जाता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक आधार को लेकर के कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पे किसी सिटिंग मेंबर को डिस्क्वालीफाई कराया जा सकता है। तो क्या कुछ प्रोविजंस हैं आपने देखा, और आरपीए के भी अंदर में बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं, बट फिलहाल के लिए ये है कि डिफेक्ट यानी कि फाइनेंशियल गेन को लेकर के भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि उसको गेन दे रहा है ना। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो आपने समझा ही क्या कि चाहे वो पोजीशन पे होने की, उस पोस्ट को होल्ड करने के कारण उसका लेजिस्लेटिव फंक्शन, उसका एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कैपेसिटी जो है उसकी इन्फ्लुएंस हो रही हो, या फिर उस पोस्ट पे रहते हुए उसको कुछ फाइनेंशियल गेन मिल रहा हो, तो फाइनेंशियल गेन की बात यहाँ पे भी करते। तो दैट्स व्हाई ये दोनों ही चीजें है ना, दोनों ही चीजें कवर हो जाती है। लेकिन आपको क्लियर कट फ्रेमवर्क रखना है, क्लियर कट कंसेप्ट से रखना है कि आर्टिकल 102 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए बी सी डी ई का क्या सिग्निफिकेंस है ना, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि लाइकवाइज प्रोविजंस हैं दैट इज एप्लीकेबल टू द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 191 सब क्लाउज ए क्लाउज ए सब क्लाउज ए टू ई क्या कुछ वर्क करता है। 10th शेड्यूल के अंदर में डिस्क्वालिफिकेशन मैटर क्या हो जाता है, और वहीं पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर में डिस्क्वालिफिकेशन मैटर क्या हो जाता है। तो होपफुली सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी जो रिसेंटली न्यूज है उसके अंदर में देखिए, यहाँ पे पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है क्या कि वो डिफाइन करता है, बट पार्लियामेंट के पास जो अपने पास एक लॉ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डील करता है। मैटर कंटेंट है इसके अंदर में, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करता है ना, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो 5 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया टू इंक्लूड द पोस्ट विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और उसके आधार पे हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं उस सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो। तो इसका यही सिग्निफिकेंस है। तो ये सब कुछ प्रोविजंस है। तो अभी जो न्यू चेंजेस होने वाला है, नए लॉज बनाए जाएंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का भी सिग्निफिकेंस आपने देखा कि कंट्री के अंदर में जो लॉ रिलेटेड मैटर है, लॉ के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर है,
लॉ के रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो वो एपेक्स बॉडी यानी मिनिस्ट्रियल बॉडी जो एपेक्स लेवल पे होगी वो कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इनका सिंपल सा फंक्शन क्या हो जाएगा इस मिनिस्ट्री का कि अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री के गुड गवर्नेंस, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ईज या इफेक्टिव या फिर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन से लॉज की जरूरत है, कौन से लॉज को कौन से लॉ को रिपील करने की जरूरत है, या फिर एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर में क्या कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इसलिए आपने देखा होगा कि यूसीसी का मुद्दा यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर में उनकी एक एडवाइजरी बॉडी है जो लॉ कमीशन के बारे में ऑलमोस्ट सब कोई क्लियर होंगे कि लॉ कमीशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की एडवाइजरी बॉडी है, तो उनके पास ये सब्जेक्ट मैटर अंडर एग्जामिनेशन है। अभी आपने देखा कि 23rd लॉ कमीशन को भी कंस्टिट्यूट कर दिया गया है, तो ये मैटर अभी उन्हीं के पास है। तो दैट्स व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या फिर लॉ कमीशन क्या कुछ रोल प्ले कर रहा है। तो फिलहाल हम लोग इस बात को देखते हैं कि उसी मिनिस्ट्री ने इस ड्राफ्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया, इश्यू किया कि इसको रिपील करके हम नए लॉज बनाएंगे, जिसके अंदर में यहाँ पे पार्लियामेंट का क्या कुछ पावर है नहीं है वो तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। और इस लॉ के अंदर में जो खासियत होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर कर देगा टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अब ज्यादा पावरफुल होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की जगह पे। यानी कि पहले इस मतलब जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड प्रोविजंस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी हुआ करता था, क्या कि व्हाट कंस्टिट्यूट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, विच पोस्ट विल बी कवर्ड अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बट जो नए लॉ 2024 में के अकॉर्डिंग जो अभी बिल की बात कर रहे हैं, ड्राफ्ट बिल है, वो जब लॉ बन जाएगा तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर कर दिया जाएगा टू इंक्लूड द लिस्ट और डे लिस्ट, है ना, लाइकवाइज। तो जब ये लॉ इनेक्ट हो जाएगा तब एक बार और इस मुद्दे पे हम लोग आएंगे इसको अच्छे से समझने के लिए। स्पेसिफिकली उस वक्त के जो बिल के प्रोविजंस होंगे, लॉज के प्रोविजंस होंगे ना, लॉज का जब इनेक्टमेंट हो जाता है तो हम उसको, बिल का जब इनेक्टमेंट हो जाता है तो हम उसको लॉ बोलते हैं। और फाइनल जो अप्रूवल के बाद यानी पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट के बाद जो लॉ बन रहा है तो हम लोग तभी उसको डिस्कस करेंगे। वंस अगेन वी विल मीट ऑन दिस टॉपिक, है ना, आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द लॉ, इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ। फिलहाल के लिए होपफुली ये सारे मुद्दे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किन्हीं को लगता है क्या कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या फिर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है एम्बिगुअस टाइप में मेरी समझाने में, लेकिन मैंने खुद के जानते सारे मैटर को क्लियर कर दिया। होपफुली जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनके कंसेप्ट जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ा मुद्दा है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, क्या कुछ प्रोविजंस है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आरपीए का रोल क्या है, या फिर 10th शेड्यूल का क्या रोल है रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन, है ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट खुद ही एक मुद्दा है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर को समझने के लिए, है ना। तो उसके अंदर में सारी चीजें समझा दी गई आपको, और कुछ होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें और मुझे क्लियर पर्सनली भी बताएं या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। और भी ऐसे कुछ जो जरूरी हैं या तो आप कमेंट करके मुझसे डिमांड कर सकते हैं, और आपके डिमांड के बेसिस पे मैं उस टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा जैसे भी करके। ओके, गुड लक, थैंक यू।